हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज हम लोग बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग किस टॉपिक के अंतर्गत आता है? हमारे मेंस के जीएस पेपर 3 के अंतर्गत इंटरनल सिक्योरिटी आता है और इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत एक टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमें इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है, क्यों मनी लॉन्ड्रिंग होता है, कैसे होता है, इसका क्या परिणाम और प्रभाव पड़ता है, क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कदम उठाए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या कदम उठाए गए हैं, क्या अभी कुछ चीजें रह गई हैं, वो हमारा वे फॉरवर्ड होता है। और एक हमारा से 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए जो फैक्ट बेस्ड हो सकता है या वे फॉरवर्ड बेस्ड हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, है ना। तो मैं जो टॉपिक लेता हूं ना, उसका उद्देश्य एक ही है कि आप टू दी पॉइंट टॉपिक को समझ पाए। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ह्यूमर की और कहानी शायरी ये सब नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट अगर आपको बहुत कम समय में टॉपिक को समझना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर 2x स्पीड पे देखते हैं तो आपका एक टॉपिक आप 6 से 7 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो 6 से 7 मिनट में आपका मेंस का एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है ये हम देखिए जरा। तो एक डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल मनी या मनी गेन फ्रॉम इलीगल सोर्स इनटू लेजिटिमेट सोर्स ऑफ मनी। ये वो तरीका है जिससे हम जो इलीगल सोर्स से हम लोग मनी को प्राप्त करते हैं उसको लीगल मनी में या व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्लेन वर्ड्स में कहें तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। एक सिंपल से डेफिनेशन हो गया। अब आता है कि ये होता कैसे है। तो एक हमने डेफिनेशन देख लिया। डेफिनेशन क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू लेजिटिमेट सोर्स ऑफ मनी, इनटू लेजिटिमेट मनी। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया 2 से 3 लाइन का। अब आता है कि ये किया कैसे जाता है, हाउ। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये कैसे किया जाता है? तो उसके कई तरीके हो सकते हैं ना। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं वही सोचिए, है ना। तो एक तरीका होता है राउंड ट्रिपिंग। एक तरीका क्या है हमारा? एक तरीका हो गया, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, राउंड ट्रिपिंग। ये राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं ना, कुछ लोग 4-5 लोग ग्रुप बना लेंगे और वो जानबूझ के किसी स्टॉक का प्राइस लगातार हाई बिडिंग पे ले जाते हैं ताकि बाकी लोगों को लगे ये जो शेयर है ये बहुत ज्यादा रिटर्न देने वाला है। तो जो नए लोग होते हैं ना शेयर मार्केट में, वो फंस जाते हैं यार कि इस शेयर में दाम हमको दाम लगाना चाहिए क्योंकि इसके प्राइस बहुत, इसके रिटर्न लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब ये लोग मिलके, जैसे समझिए ऐसे कि ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर है, ओके। ए ने किसी स्टॉक को खरीदा 100 में, उसने बी को बेच दिया 120 में, सी ने ले लिया 150 में, डी ने ले लिया 300 में और ई ने ले लिया 400 में, फिर ए ने ले लिया 500 में, फिर ये ले लिया 600 में। तो इस तरीके से शेयर का प्राइस लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बाकी लोगों को लगेगा इसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा, तो नया बंदा 700-800 में शेयर को परचेज कर लेगा और जैसे वो परचेज करेगा ये लोग मार्केट से गायब हो जाएंगे। इस तरीके को बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। तो एक तो तरीका क्या हो गया? राउंड ट्रिपिंग के थ्रू होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा होता है फेक इनवाइसेस। ये फेक इनवाइसेस जनरेट कर लेते हैं, मतलब इन्होंने कुछ खरीदा नहीं है, कुछ बेचा नहीं है, लेकिन फेक इनवाइसेस दिखा के वो फिर अपने इलीगल मनी को क्या करेंगे? लीगल मनी में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक हमारा राउंड ट्रिपिंग हो गया, एक हमारा क्या हो गया? बाय जनरेटिंग फेक इनवाइसेस। रियल एस्टेट डील, रियल एस्टेट के जो दाम बढ़ते हैं ना इन लोगों की वजह से, जानबूझ के लोग प्राइस बहुत हाई प्राइस पे खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, जिससे रियल एस्टेट के प्राइस में बैलूनिंग आ जाती है। तो ये आपका इधर हो गया, है ना, रियल एस्टेट सेक्टर में। फिर आप देखते हो पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू भी होता है। पॉलिटिकल फंडिंग के थ्रू कैसे होता है कि हमको पता है कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है और अगर आप 2000 रुपए से कम कर रहे हैं तो आपका जो डिटेल है वो रजिस्टर नहीं की जाती है। तो इस तरीके से भी वो अपने जो इलीगल मनी है उसको क्या करते हैं? लीगल मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। और तरीका क्या हो सकता है? एक तरीका हो सकता है पी नोट्स का। पी नोट्स को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये तरीका क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 2 तरीके से आता है ना। तो एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एक होते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, एफडीआई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो ब्लैक मनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बिना इंडियन मार्केट में खुद को रजिस्टर कराए, वो जो FIIs होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक, उनके माध्यम से बिना इंडिया में अपने को रजिस्टर कराए एनोनिमसली वो हमारे इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जो प्रॉफिट होता है यहां से लेके चले जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी नोट्स या पार्टिसिपेटरी नोट्स, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा ये क्या करते हैं, गोल्ड की और डायमंड की स्मगलिंग करते हैं, है ना। गोल्ड और डायमंड की स्मगलिंग के थ्रू ऐसा हो सकता है। और कैसे हो सकता है, और हो सकता है फेक इनवाइसेस हो गया, राउंड ट्रिपिंग हो गया, रियल एस्टेट में प्राइस बैलूनिंग हो गया, पॉलिटिकल फंडिंग हो गया, पी नोट्स हो गया, गोल्ड एंड डायमंड की स्मगलिंग हो गई, है ना। तो ये कुछ हमारे बेसिक तरीके हैं, और जो 2-3 हो सकते हैं। तो हमने कितना, 1 2 3 4 5 6 7 हमने तरीके देख लिए, एग्जाम के लिए हमारा इतना पर्याप्त है, ठीक। अब बात आती है कि हमने डेफिनेशन देख लिया, कैसे हमारे यहाँ पे इलीगल मनी आता है, कैसे वाइट किया जाता है, ये हमने देख लिया। फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास है इलीगल मनी, आपके पास क्या है, इलीगल मनी या ब्लैक मनी है। उसको सबसे पहले आप जब मार्केट में लाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेसिंग, तो वो प्लेस की जाती है। तो क्या किया जाता है, इट इज प्लेस्ड। प्लेस करने के बाद डिफरेंट सेल कंपनीज और डमी कंपनीज के थ्रू डिफरेंट ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, ताकि पता ना चले कि कहां से पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। तो जो डिफरेंट डमी और सेल कंपनीज के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं उसको, लेयरिंग। तो इसके बाद होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शन थ्रू डिफरेंट सेल कंपनीज एंड डमी कंपनीज टू कंसील द आइडेंटिटी ऑफ द सोर्स ऑफ मनी। उसके बाद क्या होता है, फाइनली वो हमारे व्हाइट मनी में इंटीग्रेट हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हमारा प्रोसेस है। क्या है, सबसे पहले आपके पास इलीगल मनी है या ब्लैक मनी है, उसको सबसे पहले आप प्लेस करते हैं, फिर डिफरेंट सेल कंपनीज के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं जिसको लेयरिंग बोलते हैं, और फिर क्या किसमें आ जाता है, वो इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, इलीगल मनी, प्लेस्ड, लेयरिंग, इंटीग्रेशन एंड फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाइट मनी। डेफिनेशन हो गया, हाउ इट इज यूज्ड, व्हाट इज द प्रोसेस, हमने प्रोसेस देख लिया। अब देखते हैं हमारी सरकार ने इसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं, है ना। तो स्टेप्स टेकन, क्योंकि ये जो समस्या है ना, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं और कोई एक संस्था के लिए नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि इनका कोई ग्लोबल नेटवर्क होगा। तो यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे वो 2 स्तर पे होंगे, नेशनल लेवल पे स्टेप्स भी होंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी होंगे। तो नेशनल लेवल पे हमारे भारत सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं ये हमको पता होना चाहिए। नेशनल स्टेप्स हमको पता होना चाहिए। तो एक तरीका आपको पता होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास एक PMLA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फिर इसके अलावा एक हमारे पास एक्ट है जिसको बोलते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2005। एक तरीका हो गया। फिर हमारे पास और क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हमारे पास बेनामी ट्रांजैक्शन करके एक एक्ट है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट 1988। एक हमारे पास ये प्रोविजन हो गया, ठीक। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या रास्ता है, PMLA हो गया, फेमा हो गया, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, है ना। और कोई तरीका क्या हो सकता है, हाँ। फिर आपने देखा हमारे पास एक बॉडी है जो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, दैट इज ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, है ना। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या करता है ना, कि जो फाइनेंशियल क्राइम या फ्रॉड्स होते हैं उनको रोकने का काम करता है। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारा, हाँ, इसमें हम लोग हाउ में एक लिख सकते हैं, फंडिंग टू NGOs। इसमें एक तरीका क्या हो सकता है बेटा, ऐड कर सकते हैं क्या, फंडिंग टू NGOs, फंडिंग टू NGOs, NGO को जो फंडिंग होती है। तो NGO के फंडिंग के थ्रू भी हमारे देश में ब्लैक मनी आता है व्हाइट मनी के होने के लिए। उसको रोकने के लिए हमारे पास एक्ट है जिसको बोलते हैं FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, है ना। तो ये हमारे नेशनल लेवल पे स्टेप्स उठाए गए हैं कि हम कैसे ब्लैक मनी को रोक सकते हैं।
फिर हमारे पास इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस सर्विसेज, वो भी हमारे फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने का काम करती है। तो हमारे कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 हमारे मेन स्टेप्स हो गए नेशनल लेवल पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनको कैसे कर्व किया जाए। फिर जैसे मैंने कहा कि ये एक समस्या है, ये ग्लोबल समस्या है, तो इसके एफर्ट भी 2 स्तर पे होने चाहिए ना, राष्ट्रीय स्तर पे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो ये हो गया नेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या स्टेप उठाए गए, इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या है वो देखते जरा। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है, एक तो आपको पता होगा FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है कि नहीं, कि अगर कोई कंट्री टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होती है तो वो उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उनको ऋण मिलना ये सब काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में था, फिर उसको हटा के ग्रे में कर दिए, है ना, फिर दूसरे देश को किसी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो अगर कोई कंट्री या वहां का इकोसिस्टम टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व होता है, और टेरर फंडिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू होती है, तो कोई अगर मनी लॉन्ड्रिंग का यूज टेरर फंडिंग में कर रहा है तो FATF उसको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल में हमारे एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं एगमॉन्ट ग्रुप। ये एगमॉन्ट ग्रुप क्या है, दिस इज द फ्रेमवर्क मेड बाय OECD कंट्रीज। तो ये क्या करता है, ये करता है कर्व BEPS एंड पोएम, BEPS एंड पोएम। ये क्या है BEPS एंड पोएम, BEPS बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, समझे। ये क्या करता है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो प्रॉफिट होता है तो वो 2 जगह अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराएंगी, जैसे एक इंडिया में एक सिंगापुर में। पूरा उन्होंने बिजनेस किया इंडिया से, प्रॉफिट किया इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है तो वो प्रॉफिट इंडिया में दिखा के सिंगापुर में दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि सिंगापुर में आपके प्रॉफिट पे लगने वाला जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो बहुत ही कम है। तो इस टेक्निक को बोला जाता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, है ना, कि वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और टैक्स को इवेड करने का तरीका क्या निकाला है, वो प्रॉफिट हमने इंडिया से ना अर्न करके सिंगापुर से अर्न किया है। इसका मतलब हमको एक तरीका पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका क्या हो सकता है, टैक्स इवेजन। मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका क्या हो सकता है, टैक्स इवेजन। एक तरीका क्या हो सकता है, टैक्स इवेजन, है ना। तो हमने डेफिनेशन देख लिया, है ना, हमने डेफिनेशन देख लिया और हमने उसका कैसे होता है ये देख लिया, उसका हमने प्रोसेस देख लिया, क्या स्टेप्स होते हैं ये हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है कि हम ये देख ले इसका इंपैक्ट क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखिए इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इंपैक्ट में पहली चीज, जैसे टैक्स इवेजन होगा तो सरकार का क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, सरकार का कर राजस्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टैक्स इवेजन हो रहा है। और जब टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जिससे वेलफेयर स्कीम्स प्रभावित हो जाएंगी। इसका मतलब पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है ना वो बढ़ेगी, तो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो फिर से पॉवर्टी बढ़ेगी, क्योंकि पॉवर्टी और असमानता में संबंध होता है, जैसा कौन कहता है, गिनी कॉफिशिएंट। गिनी कॉफिशिएंट क्या कहता है कि जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है वो ये बताती है कि अगर समाज में असमानता ज्यादा है तो फिर गरीबी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा। फिर आप देखोगे वो मनी जो हमारे मार्केट का हिस्सा नहीं थी, इंजेक्ट की गई है हमारे मार्केट में, तो हमारे मार्केट में क्या होगा, मनी की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो अगर एक्स्ट्रा मनी इंजेक्ट होगी हमारे मार्केट में तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो अगर मनी इंजेक्ट हुई है हमारे मार्केट में तो क्या हो जाएगा, उसका लिक्विडिटी बढ़ेगा, और लिक्विडिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन। तो इससे हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। हाँ, फिर आप देखोगे कि ज्यादातर ये जो चीज है ना ये गलत कामों में इन्वॉल्व होती है, तो इससे कहीं ना कहीं ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है ना, और ये हमारा टेरर फंडिंग में भी इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ, टेरर फंडिंग में भी इन्वॉल्व होता है, इसका मतलब हुआ कि इट इज अ थ्रेट टू आवर इंटरनल सिक्योरिटी। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या बनता है, एक थ्रेट बनता है ना। इसके अलावा हमारा क्या देखोगे, हमारा सोशल फैब्रिक क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना होता है ना, सोशल फैब्रिक जो होता है वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब। भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, वेपन्स की ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, इन सब टेरर फंडिंग हो रही है, ये सबको पैसा कहां से आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आ रहा है। तो इससे हमारा सामाजिक ताना बाना सौहार्द क्या होता है, बिगड़ता है। दूसरा हमारा ये क्या करता है, जो इट डिसइंसेंटिवाइज ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स
हमारे जो ईमानदार करदाता है ना, उनको डिसइंसेंटिवाइज करता है। कैसे? कि वो बेचारे दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उस प्रॉफिट में बहुत सारा हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में चला जाता है, और वहीं लोग फ्रॉड करते हैं बीईपीएस के नाम से और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के नाम पे, और वो अपने प्रॉफिट को दूसरी जगह दिखा के उस टैक्स से बच जाते हैं, तो उनका भी क्या होता है? नुकसान होता है। इससे कहीं ना कहीं हमारे देश में एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट मिलता है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया। इससे हमारे यहाँ इंसर्जेंसी बढ़ती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया। इससे हमारे यहाँ सेपरेटिज्म बढ़ता है, जैसे कि क्या हो गया? सेपरेटिज्म हो गया, जैसे आपका खालिस्तान हो गया, पंजाब, है ना। इससे हमारे क्या होता है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स बर्बाद होता है। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, वो डिग्रेड होता है, क्योंकि ये आप देखोगे नशे का व्यापार फैलाने में भी ये बहुत कारगर होता है, जैसे आपने पंजाब में उड़ता पंजाब मूवी में दिखाया है। तो हमने इसका देख लिया इम्पैक्ट क्या क्या होता है। अब आता है वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि चूंकि ये ग्लोबल समस्या है, तो कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन हो इसको मीट करने के लिए, ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए। ग्लोबल कोऑपरेशन क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। इसके अलावा हम लोग एआई और आईओटी का यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करें इन प्रिडिक्टिंग द पॉसिबल डेवलपमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल क्राइम्स। तो इसका हम यूज कर सकते हैं। और अंत में हम लोग ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आईएमएफ द 2.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी is running through the money laundering, so it is high time we should curb it. That is it. बस इतने में से आपके इतने डायमेंशन को कवर करते हैं, एक अच्छा आंसर हमारा बन जाता है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। 2x स्पीड पे करें, 7 से 8 मिनट में टॉपिक तैयार हो गया। थैंक यू सो मच।